हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। क्योंकि फ्रेंड्स जॉब ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे बिहार दरोगा पीटी परीक्षा जो 2223 पदों के लिए होने वाली है, उसका एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले वाले दरोगा के पीटी और मेंस के सेट्स को डिस्कस किया और आप लोगों ने उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया, और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस बार दरोगा मेंस दे रहे हैं, साथ ही साथ वो भी दरोगा मेंस का साथ ही साथ वो भी सेट लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो स्टूडेंट नए हैं या फिर जिनका दरोगा मेंस अभी नहीं हुआ था, तो उनके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इस वैकेंसी को ग्रैब कीजिए, पकड़िए, और प्रशासन में जाने का आपका एक महत्वपूर्ण मौका है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देहवाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन होगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, कटअप 70 नंबर होगा, लेकिन 100 प्रश्न के माध्यम से हम 400 क्वेश्चंस कवर आपको करेंगे एटलीस्ट। तो 400 क्वेश्चंस आपका यहाँ पे कवर होने वाला है, और वो क्वेश्चंस कवर किया जाएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपके समक्ष आपका पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस आपका है कोल्डिवा, लहुरादेव, मेहरगढ़ और टोकवा। तो आप इस ऑप्शंस को देखिए और इसका आंसर मन में सोचिए, और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप मिला सकते हैं कि आपका आंसर सही था या गलत था। जैसे पहला का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा, आप कमेंट बॉक्स में इस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। या क का मतलब ए मानिएगा, ख का मतलब बी, और ग का मतलब सी, और घ का मतलब डी। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह लहुरादेव से हुए हैं। ठीक है, यदि विकल्प में लहुरादेव न होता तो इसका राइट आंसर मेहरगढ़ हो जाता, लेकिन मेहरगढ़ से पहले लहुरादेव में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ख। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि लहुरादेव ऑप्शन में न हो तब इसका राइट आंसर मेहरगढ़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता है जो आर्यों से पहले की सभ्यता है, यह कैसे पता चलेगा? तो यह पता चलता है मृदभांड से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मृदभांड। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की मृदभांड थी वह काले रंग की थी। ठीक है, और काले रंग की चित्रित लाल मृदभांड थी, जबकि आर्यों की बात करें तो वह धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड थी। यानी कि इसका क्या था, काले रंग की लाल मृदभांड, और यह धूसर चित्रित मृदभांड था जो आर्य वाला था। ठीक है, यही दोनों का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का वह मंडल है, वह 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है। अब देखिए ऋग्वेद से संबंधित यहाँ पे हम 4-5 प्रश्न करेंगे। जैसे ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है। तीसरा है प्रश्न कि 9वां मंडल में 114 सूक्त हैं। ठीक है, सूक्त को ऋचाएँ भी कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद में क्या है फ्रेंड्स कि वह प्रार्थनाएं का संकलन है। ठीक है, और टोटल ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या यानी सूक्त की संख्या है 1028 है। तो यहाँ से मैंने 4 प्रश्न आपको ऋग्वेद से संबंधित करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स, त्रिपिटक की बात करें तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए त्रिपिटक की बात की जाए तो इसमें 3 पिटक है। ठीक है, एक विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक और सूत पिटक। विनय पिटक की बात की जाए तो विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुनियों के लिए आचरण संबंधी नियम का उल्लेख है। जबकि सूत पिटक की बात की जाए फ्रेंड्स तो सूत पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए छोटे बड़े प्रवचनों को संकलित किया गया है। ठीक है, जबकि अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन एवं आध्यात्मिक विचारों को समाविष्ट किया गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यानी सबसे पुराना जैन ग्रंथ। देखिए तो
सबसे पुराना जो जैन ग्रंथ है वह कहलाता है 14 पूर्व। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी घ 14 पूर्व। अब देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इससे संबंधित है कि 14 पूर्व है जो फ्रेंड्स, उसमें महावीर जी के उपदेशों का संकलन है। ठीक है। तीसरा, 14 पूर्व जैन धर्म की प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। चौथा, 12 अंग एवं उपांग भी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। तो जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसको मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब जो प्रश्न आपको आते हैं अच्छा है, नहीं आते हैं आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। साथ ही साथ जो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पे लिखना है जॉब्स हमसफ़र यूट्यूब चैनल। वहाँ से आपको यह चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे लगभग मोर देन 1500 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंड हैं और इसका आनंद ले रहे हैं, मतलब कि सेट लगा रहे हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वप्रथम पूछ रहा है, सर्वप्रथम जजिया कर है जो समाप्त किया था वह था जैन उल आबेदीन। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा, यानी बी जैन उल आबेदीन। देखिए जैन उल आबेदीन है, यह प्रश्न है फ्रेंड्स जो बीपीएससी 64वीं में पूछा गया था कि वह प्रश्न था कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है वह जैन उल आबेदीन को कहा जाता है। और जैन उल आबेदीन के काल में ही महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, कबीर शिष्य थे। तो कबीर हैं जो रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख शिष्य थे, यानी कि कबीर हैं जो रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख शिष्य थे। तो कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। अब कबीर से संबंधित कुछ और जानकारी देखिए, कबीर जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ, पहला। दूसरा, उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू एवं नीमा ने किया था। ठीक है। कबीर के दोहों का संकलन का प्रमुख पुस्तक बीजक है। कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बीजक क्या है, तो बीजक है जो कबीर के दोहों का संकलन है। और कबीर की अन्य रचनाएं जैसे शबद साखी इनकी अन्य रचनाएं हैं, और रमैनी ये कबीर की अन्य रचनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जबकि वही बात करें हम अमर मूल्य की, तो अमर मूल्य ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। अमर मूल्य है जो फ्रेंड्स कबीर और धर्मदास के संवाद का संकलन है। अमर मूल्य क्या है, कबीर जी और धर्मदास के संवाद का संकलन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, खानवा का युद्ध में कौन पराजित हुआ। देखिए यहाँ पे खानवा का युद्ध आया, तो खानवा का युद्ध से संबंधित सारा प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे और डिस्कशन का मतलब यही होता है। ठीक है। देखिए तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। किसके किसके बीच में हुआ, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। इसमें विजयी कौन हुआ, तो विजयी हुआ बाबर, और हारा कौन, तो राणा सांगा। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन पराजित हुआ, तो राणा सांगा पराजित हुआ। ठीक है। और जब खानवा के युद्ध में बाबर जीत जाता है, इसके बाद वह है जो गाजी की उपाधि धारण करती है। गाजी की उपाधि कभी है जो बाबर है जो धारण करता है गाजी की उपाधि। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शेरशाह की मृत्यु हुई। देखिए फ्रेंड्स, शेरशाह की मृत्यु है जो कालिंजर विजय के दौरान होता है। इसका राइट आंसर ख होगा, कालिंजर। अब शेरशाह से संबंधित सारे प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कि कालिंजर का जो युद्ध था वह 1545 में हुआ। पहला प्रश्न कई एग्जाम में पूछा हुआ है, कालिंजर का युद्ध 1545। जबकि हम उसके छोटे डेट में जाए तो वह है 22 मई को। ठीक है। अब देखिए कालिंजर विजय के बाद शेरशाह की मृत्यु बारूद के गोले से हो गई। किससे हुई, बारूद के गोले से हो गई। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है।
शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। देखिए शेर शाह के द्वारा कुछ आर्किटेक्ट को डिजाइन किया गया था, जैसे दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद, किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली की मस्जिद है, इसका निर्माण शेर शाह ने कराया था। और दिल्ली में पुराना किला, यही पूछा हुआ प्रश्न है, दिल्ली में पुराना किला किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो शेर शाह के द्वारा। और शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की, पट्टा एवं कबूलियत प्रथा यानी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई, तो शेर शाह के द्वारा शुरू की गई। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है शेर शाह के संदर्भ में कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह स्टेटमेंट शेर शाह के द्वारा बोला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस मुगल शासक को एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? देखिए तो प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है वह अकबर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा यानी सी। अब देखिए अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश शासक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके शासन काल में कानून की दृष्टि से सभी समान थे, यानी कि कानून की दृष्टि से कोई नहीं हिंदू है, मुस्लिम है या कोई अदर धर्म है, कुछ नहीं, सब कानून के समक्ष सब बराबर। और साथ ही साथ अकबर को एक धर्म निरपेक्ष शासक भी कहा जाता है और अकबर का साम्राज्य काफ़ी विस्तृत साम्राज्य था। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? अब देखिए लॉर्ड कर्नवालिस काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं लॉर्ड कर्नवालिस से, लॉर्ड डलहौजी से। ठीक है, तो इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहले लॉर्ड कर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था, वह 1786 से लेकर के 1793 तक रहा। फिर बाद में फिर वो आता है कुछ महीनों के लिए, वह जुलाई 1805 में आता है और अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। ठीक है, और 1805 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और मृत्यु कहाँ होती है? गाजीपुर में होती है और गाजीपुर में उसकी कब्र की स्थापना कर दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, गाजीपुर। अब देखिए लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वह प्रश्न ए है, परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त कब किया गया? तो 1793 में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया है। और अस्थायी बंदोबस्त को ही स्तंभरारी व्यवस्था भी कहा जाता है, स्तंभरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। और भारतीय लोक सेवा का जनक भी है जो लॉर्ड कर्नवालिस को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह से कौन संबंध नहीं था? देखिए कुंवर सिंह हैं जो नेतृत्व कर रहे थे आरा से। ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह हैं जो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह को। बेगम हजरत महल है जो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। लेकिन फ्रेंड्स ऊधम सिंह की बात की जाए तो ऊधम सिंह 1857 से संबंधित नहीं हैं। ऊधम सिंह एक पंजाब के क्रांतिकारी थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। और जब लंदन में वो ऊधम सिंह जाकर के जनरल माइकल ओडायर को हत्या कर देते हैं, इसके बाद 1940 में हत्या करने के उपरांत उन्हें फांसी दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऊधम सिंह, यह जो संबंधित नहीं 1857 से। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ? तो 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह होता है, वह 1859 से लेकर के 1860 तक चलता है। अब देखिए नील विद्रोह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन सेटर होता है वह क्वेश्चन सेट करता है इससे संबंधित। ठीक है, तो अब हम लोग नील विद्रोह से संबंधित सारा कुछ यहीं पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, और डिस्कशन का मतलब ही यही होता है कि जो भी एक चीज़ पकड़े उसे पूरी तरह से पढ़ लें। ठीक है, चलिए तो नील विद्रोह के बारे में बात करते हैं। तो देखिए नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिला, कहाँ से हुआ है? नदिया जिला, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नदिया जिला के गोविंदपुर गांव, नदिया जिला था और गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ है। ठीक है, और एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। किसके नेतृत्व में? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास।
और उन्होंने क्या किया, नील की खेती को बंद कर दी। और नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण है जो दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नील दर्पण नाटक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। और इसमें किसकी चर्चा है, तो इसमें नील विद्रोह की चर्चा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, वह है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 में होता है। और वह कहाँ होता है, तो वह होता है लखनऊ में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। चलिए दूसरी बात कि इसके सचिव कौन थे और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जबकि महासचिव की बात की जाए तो एनजी रंगा थे। दोनों प्रश्न पूछा हुआ है, यानी मैंने चारों प्रश्न कवर किया। चारों प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए अब स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, और वह प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो चलिए यहाँ पे भी 4-5 क्वेश्चंस कवर करा दिए आपको हम। अब देखिए कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, ये भी कई बार कई एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें वही प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन आया है, तो हम लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन की चर्चा करेंगे। इसमें कौन पार्टिसिपेट किया, कौन पार्टिसिपेट नहीं किया, वो भी चर्चा करेंगे। और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ, ये भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो यह 1930 में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी, तो लंदन में की गई थी। ठीक है, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और राजवाड़े के प्रतिनिधि ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेता है, बाकी भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग, राजवाड़े के प्रतिनिधि हैं जो भाग लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। ठीक है, 1931 में हुआ और इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। ठीक है, लेकिन गांधी जी हैं जो गोलमेज सम्मेलन, जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन से सहमत नहीं थे। ठीक है, उनके प्रावधान से संबंधित सहमत नहीं थे, इसके कारण वह बीच में ही गोलमेज सम्मेलन को छोड़ करके चले जाते हैं। बात करें तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है जो 1932 में हुआ था। ठीक है, और इस सम्मेलन का आयोजन भी लंदन में हुआ था। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करें कि इसमें है जो कांग्रेस भाग नहीं लेता है और इसका बहिष्कार करता है। तो कांग्रेस सिर्फ किस में भाग लेता है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का सही क्रम है। तो राष्ट्रपति का सही क्रम आपको बताना है। वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इससे संबंधित कुछ हम विशेषण आपको बताते हैं। वीवी गिरी को जाना जाता है ट्रेड यूनियन से संबंधित। ठीक है, ट्रेड यूनियन से संबंधित इनके बारे में जाना जाता है। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी है जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये भी कई बार पूछा हुआ है कि कौन है जो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। तो बात करें KR नारायण को, तो KR नारायण साहब थे एक IFS थे, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थे, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। और ये प्रथम प्रेसिडेंट हैं जो SC हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के हैं। ठीक है, बात करें फिर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की, तो ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे। ठीक है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने DRDO की स्थापना की। चलिए तो हम बात करें कार्यकाल की, तो वीवी गिरी का जो कार्यकाल था फ्रेंड्स वह था 1969 से लेकर के 1974। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो 1977 से लेकर के 1982। जबकि हम KR नारायण की बात करें तो KR नारायण 1997 से 2002, और APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो 2002 से लेकर के 2007। तो आप देख सकते हैं यही सही क्रम है। इसका राइट आंसर A हो जाएगा, क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में कितने राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त हैं। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं किया हुआ है, इसमें लिखना चाहिए था कि भारत के कितने राजनीतिक दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त है, तो वह 8 हैं। इसका राइट आंसर D हो जाएगा, 8। सबसे नया जो ज्वाइन किया है, जो राष्ट्रीय दल बना है, वह NPP बना है, नेशनल पीपल्स पार्टी।
ठीक है। और नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार है जो मेघालय में बनी हुई है और इसके मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। ठीक है। हम बात करें बाकी और 7 कौन कौन हैं राजनीतिक दल जिन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, तो वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी और चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ठीक है। और छठा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार जी की पार्टी है। ठीक है। और सातवां है वह है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी जी की पार्टी है। ठीक है। तो यही आपका 8 पार्टी है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची है जो फ्रेंड्स वह जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951। ये डेट भी याद रखिएगा, ये डेट भी पूछा जाता है कब, तो 1951। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो आखिर इसको 9वें अनुसूची में क्यों जोड़ा गया है, तो 9वें अनुसूची का एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है कि इसमें जो उल्लेखित कानून होते हैं उसका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आती है, यानी इसके अंतर्गत जो कानून है उसे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, वह है किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। जो संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है उसको सीमित किस विवाद के माध्यम से किया गया, तो फ्रेंड्स वह विवाद था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद। ठीक है। जिसमें उच्चतम न्यायालय ने 11 सदस्यीय पीठ ने 6:5 के बहुमत से शंकरी प्रसाद तथा सज्जन सिंह के विनिश्चयों को पलटते हुए आदेश दिया कि आर्टिकल 368 के तहत संसद भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है और अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक है। तो यह है जो कहीं ना कहीं संसद की शक्ति को कर्टेल किया गया है, कम किया गया है, किस वाद के द्वारा, तो वह वाद है वह है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो शंकरी प्रसाद केस को सीधे रिवर्स कर दिया। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वह जाएगा ख। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। कौन, तो भारत सरकार। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो यह आता है आर्टिकल 355 के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स। जबकि वही आर्टिकल 352 है उसके अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा, वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत। लेकिन कह रहा है कि भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। यह आर्टिकल 355 में चर्चा है इसकी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वह हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, मुंबई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसमें कल्याणकारी राज्य का अवधारणा दिया गया है, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हम 4-5 प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का चर्चा भाग 4 में है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसकी चर्चा है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है। अब देखिए इससे कुछ और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा कहा गया है, तो ग्रेगविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रेगविल ऑस्टिन के द्वारा डीपीएसपी को राज्य की आत्मा कहा गया है। ठीक है। और जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है। इसे न्यायालय में लागू कराया नहीं जा सकता, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका
संविधान का भाग है, यानी किस उच्चतम न्यायालय वाद है, इससे क्लियर पता चल गया कि जो उद्देशिका है, प्रेम्बल है, जो हमारी संविधान का भाग है, तो वह है फ्रेंड्स, वह है बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। यही बात के अंतर्गत है, जो क्लियर हो जाता है कि हमारा प्रेम्बल है जो वह संविधान का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद का सृजन किया गया? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का जो सृजन किया गया है वह किया गया है संविधान द्वारा। संविधान का आर्टिकल है 148। इसमें बोला गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और वह अपने पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष तक, इसका कितना टेनर है, तो 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अवधि तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो जाए तक अपना पद धारण करेगा। किंतु कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी महालेखक परीक्षक हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को, और नियुक्ति भी करेंगे कौन, तो राष्ट्रपति करेंगे। और 6 वर्ष तक मैक्सिमम वो है जो अपना पदभार को संभाल सकते हैं, या फिर 65 वर्ष, इसमें जो पहले आए उसी समय तक वो पदभार संभाल सकते हैं। अब देखिए इसके प्रमुख कार्य की बात की जाए तो इसका प्रमुख कार्य है संघ तथा राज्यों की आकस्मिक निधि तथा लोक लेखाओं से किया जाने वाला सभी व्यय की सम परीक्षा करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच में समन्वयकर्ता का कार्य जो करता है फ्रेंड्स, वह करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है जो दोनों के बीच में समन्वय का कार्य करता है। तो बात करें नीति आयोग का गठन की, तो नीति आयोग का गठन है जो 1 जनवरी 2015 को किया गया था और प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तथा इसके अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं, जबकि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, वही हम योजना आयोग की बात की जाए तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, और राष्ट्रीय विकास परिषद की बात की जाए तो 1952 में इसकी गठन हुई थी। और यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। जो मैं बोल रहा हूँ सारा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और जो भी कुछ प्रश्न आपको लगे कि इसे नोट करना चाहिए आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने एक अनुभव से ही आपको इन सारी चीज़ों को करा रहा हूँ और डिस्कस करा रहा हूँ। ये सिर्फ वीडियो आपको सिर्फ दरोगा पीटी के लिए ही नहीं फायदेमंद है। आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्जाम है तो उसमें भी फायदेमंद करेगा। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको फायदा करेगा। ठीक है, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, फिर एसएससी का एग्जाम हो, तो वहाँ पर भी आपको फायदा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई? देखिए मैं क्लियर बोलता हूँ कि यदि आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैंने गलत दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर इसमें मेरे को डाउट लग रहा है। इससे ये पता चलेगा कि हो सकता है कि मेरे से गलती हुई होगी, तो इस गलती को सुधारा जा सकता है। दूसरी बात कि यदि आपके अंदर कन्फ्यूजन है तो आपका कन्फ्यूजन भी दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो नाबार्ड की स्थापना है जो शिवरामन समिति के सिफारिश पे की गई थी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, शिवरामन समिति। अब नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, उसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कई बार पूछा हुआ प्रश्न 1982 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स वह है मुंबई में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। चलिए इसकी स्थापना हुई थी वह शिव रामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। और इसके वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो हर्ष कुमार हैं। ठीक है, हर्ष कुमार इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है वह है थोक मूल्य सूचकांक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक। जब हम आधार वर्ष की बात करें फ्रेंड्स तो ये भी कई बार पूछा हुआ है कि आधार वर्ष कब लिया गया है? तो 2011-12। ठीक है,
और थोक मूल्य सूचकांक और आधार वर्ष है वह 2011-12 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव है जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ हम प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखा कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसकी राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। तीसरा प्रश्न, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। मौद्रिक एवं साख नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। क्योंकि हम बात करें भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर तो सीडी देशमुख साहब थे, सीडी देशमुख साहब, ठीक है। ऐसे प्रथम आरबीआई गवर्नर क्या है? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो वह थे सीडी देशमुख साहब। चलिए, और 1 रुपये की नोट के बारे में बात की जाए तो 1 रुपये की नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है। 1 रुपये की नोट तथा सिक्के का निर्गमन है जो वित्त मंत्रालय करता है, और इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। यानी 1 रुपये के नोट और सिक्का को छोड़ दें तो बाकी जो बचे नोट्स हैं सबका निर्गमन है जो रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। और 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वह है फ्रेंड्स, वह है 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 जुलाई से 30 जून। चलिए, अब सेबी का प्रमुख कार्य क्या है? सेबी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार तो सेबी का फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेबी के प्रमुख कार्य के बारे में बात करें हम तो सेबी का प्रमुख कार्य है पूंजी बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पूंजी बाजारों में निवेशकों की हितों की रक्षा करना। और इसका भी हेडक्वार्टर है जो मुंबई में ही है, ध्यान रखिएगा, इसका भी हेडक्वार्टर है जो मुंबई में ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन है जो जनवरी 2004 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जनवरी 2004, ठीक है। जिसके प्रथम अध्यक्ष थे वह सोमपाल थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वह सोमपाल थे। और भारत में कृषि वर्ष की बात की जाए तो कृषि वर्ष भी है जो आपका 1 जुलाई से आपका है जो 30 जून तक मनाया जाता है। जिस तरह से रिजर्व बैंक का आपका देखें हम लोग लोक लेखा वर्ष, उसी तरह से 1 जुलाई से 30 जून है जो कृषि वर्ष भी भारत का है, ठीक है। और जीडीपी में कृषि का हिस्सा देखा जाए तो लगभग 18% है, ठीक है, 18%। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1948 सी, ठीक है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? तो तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा यह उद्योग नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन भारतीय कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है? यहाँ पे महारत्न कंपनी की बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए ओएनजीसी महारत्न है, ठीक है, आईओसी भी है, आईओसीएल यहाँ पे लिख दीजिएगा, आईओसीएल भी है और कोल इंडिया भी है, लेकिन एमटीएनएल है वह महारत्न कंपनी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ग यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल 164 सदस्य हैं और जो लास्ट सदस्य जो जुड़ा है वह है अफगानिस्तान। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, लास्ट सदस्य जो अफगानिस्तान है। जबकि हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। चलिए, तो इससे भी हम लोग 3 प्रश्न देख लिए। नेक्स्ट है कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है? चलिए, तो मैं यहाँ पे सारे समिति को चर्चा कर देता हूँ ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न आए तो आप आसानी से लगा लें। जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति है जो प्रतिभूति घोटाला से है, प्रतिभूति घोटाला, प्रतिभूति
घोटाला से है। क्योंकि नरसिम्हन समिति की बात की जाए तो यह बैंकिंग सुधार से है। आपको पूछा क्या है कि बैंकिंग सुधार से संबंधित कौन है, तो नरसिम्हन समिति, इसका राइट आंसर बी हो गया। जब हम बात करें एस तारापोर समिति, तो एस तारापोर समिति है जो रुपयों की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से संबंधित है। और राजा चलिया समिति है जो कर सुधार से, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, राजा चलिया समिति किससे संबंधित है, तो कर सुधार से। जो बैंकिंग सुधार से संबंधित था वह नरसिम्हन समिति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो वह है गुजरात। ठीक है, अब देखिए समुद्री तट से संबंधित हम लोग सारे प्रश्न यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, देखिए तो हम बात करें टोटल जो तट रेखा की लंबाई है वो 7500 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, भारत की टोटल है जो तट रेखा की लंबाई है 7500 किलोमीटर है। तो बात करें सबसे बड़ा जो तट रेखा लगता है वह गुजरात का लगता है, गुजरात। ठीक है, राज्यों में। ठीक है, दूसरी जो लगती है वह लगती है आंध्र प्रदेश की, और तीसरी जो तमिलनाडु की है। पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात। और गुजरात की लंबाई की बात करें फ्रेंड तो 1214 किलोमीटर, यानी 7500 किलोमीटर में से 1214 किलोमीटर है जो गुजरात से ही लगता है। ठीक है, अब देखिए भारत में कितने तट रेखा, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। देखिए तट रेखा से लगे राज्य, तो तट रेखा से लगे राज्य हैं वह 9 हैं। ठीक है, लेकिन बात करें हम कितने केंद्र शासित प्रदेश जो तट रेखा से लगे हैं तो 4 हैं। चलिए अब देखिए 9 कौन कौन है, तो 9 हम ऊपर से देखते हैं, गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद केरल। अब हम लोग चलते हैं उधर यानी कि ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ, तो नीचे से बढ़ते हैं ऊपर की ओर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यही 9 हैं जो आपके राज्य हैं। जबकि हम बात करें हम केंद्र शासित प्रदेश की, जो केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं जो तट रेखा प्रदेश हैं वह कौन कौन हैं, तो पहला है दमन एंड दीव, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुदुचेरी और चौथा है अंडमान निकोबार। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए श्रीहरिकोटा अवस्थित है, तो फ्रेंड्स जो श्रीहरिकोटा है जो अवस्थित है वह पुलकित झील के समीप, पुलकित झील के समीप, इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलकित झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है, और यहाँ पे भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रवाल द्वीप है जो लक्षद्वीप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी लक्षद्वीप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, सर्किक विवाद किन 2 देशों के बीच में है, तो सर्किक विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब सर्किक विवाद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जो सर्किक विवाद है वो भारत पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, दूसरी बात जो कच्छ के रण में स्थित है जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर है। ठीक है, और एक जलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। ठीक है, और कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर के मुख्य विवाद है, और वर्तमान में यह क्षेत्र पर कब्जा है भारत का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। काफी चर्चित प्रश्न और काफी आसान प्रश्न, तो वह है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ये कर्नाटक राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र माना जाता है, यानी आईटी स्टेट से बोला जाता है, जिसे सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटक में ही सिलिकॉन, भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु शहर स्थित है। जबकि विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। विश्व स्तर पे अमेरिका के कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि भारत की बात की जाए तो भारत में सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है, वह बेंगलुरु को कहा जाता है। स्टेट की बात की जाए तो वह कर्नाटक सिलिकॉन स्टेट, क्योंकि सिलिकॉन वैली की बात की जाए तो वह हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य को साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। तो भारत के किस राज्य को, तो केरल राज्य को शांति घाटी के नाम से जाना जाता है, साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने इसका नाम शांत घाटी रखा था क्योंकि यहाँ शोर मचाने वाले कीड़ों की संख्या कम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 4 बड़े राज्य, तो क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 4 बड़े राज्य हैं फ्रेंड्स। वो पहला है राजस्थान, ठीक है, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा की बात करें तो महाराष्ट्र है, और चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। देखिए 7 बहनों का भाग कौन है ये हम पहले पता करते हैं। तो 7 सिस्टर का जो भाग है उसमें जो सबसे पहला नंबर आता है असम का आता है। ठीक है, दूसरा है मेघालय,
तीसरा है मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा, पांचवा है मणिपुर, छठा है नागालैंड और सातवां है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा देख लीजिए ऑप्शन में आपका कौन कौन नहीं है। देखिए मेघालय तो है, त्रिपुरा भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। देखिए एक और है जो नहीं है, जो प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, वह सिक्किम। लोग सिक्किम को समझ लेते हैं कि वो सेवन सिस्टर का भाग है, लेकिन सिक्किम भी जो सेवन सिस्टर का भाग नहीं है और लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने आपको 7 नाम बताया, वही 7 जो सेवन सिस्टर का भाग है, और पश्चिम बंगाल और सिक्किम है जो सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। चलिए, कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो दिवाली का शोक का त्यौहार है वह थारू जनजाति मनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, थारू जनजाति। ठीक है, और थारू जनजाति है जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, और थारू जनजाति है जो हिंदू धर्म के कई त्यौहार भी मनाती हैं। यदि आप इसका चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई तो यूक्रेन में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह यूक्रेन। ठीक है, ए यूक्रेन। जो कि फुफुशिमा की बात किया था वह जापान हुआ था। जापान में फुफुशिमा, आप ध्यान रखिएगा, फुफुशिमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? ऑस्ट्रेलिया वासी देखिए क्रिसमस मनाया जाता है कब? तो मनाया जाता है वह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है मेरे भाई। तो ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। उत्तरी गोलार्ध में वहाँ ठंड होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कहोगी गर्मी होगी, तो ऑस्ट्रेलिया में कहोगी गर्मी होगी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गर्मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है? तो विश्व की ऊंचाई पर सबसे ऊंचाई पर स्थित जो दूरबीनशाला है वह सरस्वती पर्वत चोटी जो लद्दाख की है वहाँ पे है। तो भारत, इसका राइट आंसर होगा भारत के लद्दाख में सरस्वती पर्वत चोटी पे है जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, जिसकी हम बात करें समुद्री तल से ऊंचाई की तो लगभग 4500 मीटर है। आप ध्यान में रखिएगा, 4500 मीटर स्थित है यह दूरबीन वेधशाला। नेक्स्ट है पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है? तो पेड़ की आयु का पता लगाने के लिए मेरे भाई है जो हम लोग क्या करते हैं कि उसके धड़ पर बलयों की संख्या की गणना करते हैं, जो उसका रिंग है उसको काउंट करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, उसके धड़ पर बलयों की संख्या की गणना करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है जो फ्लोरिडा राज्य में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह फ्लोरिडा राज्य। और फ्लोरिडा राज्य के स्थित केप केजवरल प्रमुख अंतरिक्ष यान एवं उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। वर्तमान में इसका नाम है जो केप केनवरल है, केप केनवरल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केप केनेडी। यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे केप केनवरल कर दिएगा, केनवरल, केप केनवरल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए काफी चर्चित प्रश्न और बिहार के एग्जाम के लिए खास, क्योंकि इसके अध्यक्ष है वो बिहार से संबंधित है। ठीक है, वह है एन.के. सिंह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अजलान शाह कप हॉकी 2019 के विजेता, यहाँ देखिए ध्यान देखिएगा 2019 का विजेता कह रहा है। तो अजलान शाह कप हॉकी 2019 का जो विजेता है वह है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया, और यह भारत को हराया था और 4-2 से हराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। एशियान कप फुटबॉल का विजेता कौन सा देश है? तो एशियान कप फुटबॉल 2019 का जो विजेता है वह है कतर। जबकि हम बात करें उप विजेता की तो उप विजेता जापान है। और यह हुआ कहाँ था? एशियान कप फुटबॉल यह हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, जीता कौन? तो कतर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कतर। उप विजेता कौन था? तो जापान था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, देखिए 50वां है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो नवंबर 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया है फ्रेंड्स, वह किया गया है गोवा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। दूती चंद किस खेल से संबंधित है? तो दूती चंद है जो एक धाविका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एथलेटिक्स, बी। नेक्स्ट है 56।
चंद्रयान-2 किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया है? तो चंद्रयान-2 है जो 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 22 जुलाई 2019 को। देखिए कहाँ से किया गया, तो किया गया श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस स्टेशन से। ठीक है, और यह क्या करता, तो यह चंद्रमा के दक्षिणीय ध्रुव के क्षेत्र के पास एक लैंडर यानी जिसका नाम विक्रम था वो उस पर आता, मतलब जाता पहुंचता, और एक रोवर है जो उस पर मून पे चलता, मून के दक्षिणीय ध्रुव क्षेत्र पे, जो कि 7 सितंबर 2019 को उतरा, लेकिन यह जो सक्सेसफुल रूप से नहीं उतरा। ठीक है, तो इससे संबंधित हम बता दिया आपको कि चंद्रयान-2 के अंतर्गत क्या करना था कि मून के जो साउथ रीजन था वहाँ पे एक पहले लैंडर उतारना था, लैंडर का नाम था विक्रम, और उसकी सहायता से एक रोवर प्रज्ञान को वहाँ उतारना था और उसके भूमि को है जो परीक्षण करना था। ठीक है, नेक्स्ट है विंबलडन टेनिस 2019 महिला एकल का विजेता कौन है? तो विंबलडन टेनिस 2019 महिला एकल की विजेता हैं वह हैं सिमोना हालेप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख यानी बी सिमोना हालेप, जो कि रोमानिया से संबंधित है, रोमानिया से। ठीक है, जो कि रोमानिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द एजिटेक हरगल से पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को सम्मानित किया? तो जो मैक्सिको के द्वारा यह अवार्ड दिया गया और मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है ये। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द एजिटेक हरगल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वह दिया गया है दीपा मलिक को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है G7 का 45वां शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? तो G7 का 45वां शिखर सम्मेलन है फ्रेंड्स वह फ्रांस में संपन्न हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, अब देखिए G7 के बारे में बताता हूँ। औद्योगिक दृष्टि से विकसित 7 देशों का समूह है G7। ठीक है, और इसमें जो देश हैं वह है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा जर्मनी, पांचवा इटली, छठा जापान और सातवां कनाडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कोई पूछे G7 का मुख्यालय कहाँ है? देखिए G7 का कोई मुख्यालय नहीं है, नहीं कोई इसका चार्टर है, नहीं कोई इसका सचिवालय है। ठीक है, और G7 का जो 46वां शिखर सम्मेलन जो हुआ वह हुआ 2020 का जो अमेरिका में हुआ। ये 45वां था जो 2019 में हुआ था। ठीक है, 20वां जो हुआ वह हुआ है अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में एडगर छांगवा युंगू ने भारत की यात्रा की, वह किस देश के थे? तो एडवर्ड छांगवा युंगू वह हैं जो जाम्बिया के राष्ट्रपति हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जाम्बिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया है? तो देखिए भागलपुर किया गया है, इसके साथ पटना किया गया है, इसके साथ बिहार शरीफ किया गया है। ठीक है, और एक और है जो मुजफ्फरपुर किया गया, यानी बिहार के 4 सिटी को है जो स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, जबकि गया नहीं किया गया है, पूर्वी चंपारण नहीं किया गया, बक्सर नहीं किया गया। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कहाँ किया गया है? तो आंसर इसका ए हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की? तो प्लास्टिक मुक्त अभियान है जो मथुरा के उत्तर प्रदेश से शुरू उन्होंने किया, मथुरा के उत्तर प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, संयुक्त राष्ट्र की COP14 का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो COP14 का जो संयुक्त राष्ट्र की जो COP14 का आयोजन है जो भारत के जो शहर है वह ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो हम बात करें इंडियन सोलर अलायंस की मुख्यालय है वह है गुरुग्राम में, ये भी ध्यान में रखिएगा, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वह 65, अमेरिकी ओपन 2019 का विजेता कौन है? अमेरिकी ओपन 2019 की विजेता की बात करें फ्रेंड्स तो इसके विजेता हैं वह हैं राफेल नडाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी राफेल नडाल, क्योंकि जो
उप विजेता हुए थे दानिल मेमदेव, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर किस राज्य में लागू किया गया है? तो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर है जो असम में लागू किया गया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस शहर ने ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो ट्री एम्बुलेंस है जो शुरुआत की गई चेन्नई के द्वारा की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, जिसके अंतर्गत पेड़ों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, पौधे रोपण में सहायता प्रदान करना, पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने में मदद करना तथा सीड बॉल वितरण करना, ये सब है जो ये ट्री एम्बुलेंस की विशेषताएं हैं जो कि चेन्नई से शुरू की गई है। और ये शुरू की गई है वह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कब तैयार किया जाएगा? तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है जो सितंबर 2020 से पहले तैयार करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब तो कोविड के चलते हुआ नहीं कुछ इस तरह का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसा टारगेट लिया गया था कि सितंबर 2020 तक इसे है जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में लोगों का नामांकन हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, उसमें 15 लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स, वह 2 लोगों को दिया गया है। पहला आयुष्मान खुराना है और एक और है वह है विक्की कौशल। अब आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल दोनों का आप नाम याद रखिएगा, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल। ठीक है, और आयुष्मान खुराना को उसकी फिल्म अंधाधुन के लिए दी गई है और विक्की कौशल को द फिल्म सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो हमेशा होता है काल्पनिक और सीधा होता है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट है E = mc² का प्रतिपादित किया, तो E = mc² को प्रतिपादित किया आइंस्टीन साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर है जो अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, पे कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो कोरोना पार्ट है वो दिखाई देता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए सूर्य ग्रहण के समय होता क्या है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूर्य ये आपका सूर्य है और ये आपका अर्थ है, इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगती है। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सिर्फ कोरोना वाला पार्ट दिखाई देता है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक जो लेंस होता है फ्रेंड्स वह होता है उत्तल लेंस होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, सबसे हल्की धातु है फ्रेंड्स वह है लिथियम, इसे आप ध्यान रखिएगा, लिथियम सी। नेक्स्ट है दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस। देखिए याद करने का तरीका क्या है, दिया सलाई तो ल से लाल फास्फोरस। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। ठीक है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है वह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो वह है स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता हुआ माल्टेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा माल्टेज। नेक्स्ट है पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, तो पेट्रोल में विषैला जो मिश्रित पदार्थ है वह है टेट्रा एथिल लेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वह 81, हल्दी के पौधे का खाने का योग्य हिस्सा होता है, तो हल्दी का जो है वह प्रकंद है जो खाने वाला हिस्सा होता है, प्रकंद, इसे आप ध्यान रखिएगा, प्रकंद। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड किसका कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पिट्यूटरी। नेक्स्ट है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुत
यातायात मात्रा में पाई जाती हैं, बहुतायात मात्रा में पाई जाती है वह खनिज है, वह कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक कैल्शियम खनिज लवण पाई जाती है। मानव शरीर के लिए 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा फास्फोरस, ठीक है, चौथा पोटेशियम और पांचवा है जो सोडियम। ये है जो 5 महत्वपूर्ण तत्व हमारे शरीर में होने चाहिए, ये सब खनिज, ठीक है। नेक्स्ट है लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं। ये भी काफ़ी चर्चित प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो लैंगरहैंस के उन द्वीप पाए जाते हैं वह पैंक्रियाज में पाए जाते हैं, यानी अग्नाशय में पाई जाती हैं, ठीक है। और यह स्वस्थ मानव में अग्नाशय में कुल 10 लाख आइसोलेट होते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा, 10 लाख आइसोलेट होते हैं। विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज है जो इवोनस्की के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इवोनोव्स्की, ठीक है। अब देखिए विषाणु की खोज इवोनोव्स्की के द्वारा की गई तो 1892 में की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। विषाणु एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। यानी देखिए वायरस जीवित कोशिका में है तो एक्टिव है, अदरवाइज इनएक्टिव है, ठीक है। ये नाभिकीय अम्ल तथा प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं और शरीर के बाहर तो ये मृत समान है, डेड है, यानी बॉडी के बाहर ये डेड समान है, किंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं, ठीक है। और विषाणु जनित रोग कुछ हैं जो विषाणु के द्वारा होते हैं। पहला एड्स है, ठीक है, दूसरा डेंगू है, डेंगू ज्वर, ठीक है, फिर पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, ठीक है, गलसोथ, खसरा, ट्रोकोमा और हेपेटाइटिस, रेबीज, ठीक है, और मेनिनजाइटिस और हर्पीज, ये सब रोगों हैं जो विषाणु के द्वारा होती हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, विषाणु जनित रोग एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, गलसोथ, खसरा, ट्रोकोमा, हेपेटाइटिस, रेबीज, मेनिनजाइटिस और हर्पीज, ठीक है, ये सभी विषाणु से होते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे है जो छाता विधान भी कहा जाता है, छाता विधान। देखिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है जो 1986 में आई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। देखिए यह पारिस्थितिकी है फ्रेंड्स, वह जीव और वातावरण के बीच में म्यूचुअल यानी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था, वह किया गया था टांसले के द्वारा, ठीक है, एजी टांसले। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह जैविक एवं अजैविक दोनों संघटकों से युक्त है, सही है। इसकी अपनी स्वयं उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, गलत। यह खुला तंत्र होता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। इसमें गलत कौन है? तो सी हो जाएगा, यानी ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं? तो कृत्रिम, देखिए वन तो है जो नेचुरल है, झील भी नेचुरल है, घास के मैदान नेचुरल पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन धान का खेत है जो कृत्रिम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी सीमा है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हिंडनबर्ग। अगर बात करें हम 38वीं समानांतर रेखा, तो 38वीं समानांतर रेखा है जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। लेकिन बात करें मैगी नोट की, तो वह मैगी नोट है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा है। लेकिन 49वीं समानांतर रेखा है वह यूएसए और कनाडा के बीच में है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, मानचित्र पर खींची गई रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आइसोहेलाइन। हेलाइन का मतलब होता है क्या? लवणता, तो समान लवणता कह रहा, तो आइसोहेलाइन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो फ्रेंड्स राइटर्स की हम बात करें
तो राइटर्स ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है, ठीक है। देखिए अमेरिका की समाचार एजेंसी की बात करें तो अमेरिका की जो समाचार एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस। दूसरी है जो यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंटरनेशनल, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंटरनेशनल भी अमेरिका की ही है जो समाचार एजेंसी है। क्योंकि हम बात करें रूस की तो रूस का है जो तास है, ठीक है, जबकि इटली का है जो अंसा है, याद कर लीजिए अंसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को क्या कहते हैं? फ्रांस सरकार तो येलो फ्रॉक, आप याद कर लीजिएगा, येलो फ्रॉक कैसा है? येलो कलर का है, यानी फ्रांस का जो सरकारी रिपोर्ट है वह उसे कहा जाता है वो येलो बुक कहा जाता है, ठीक है। हम और भी कुछ हैं जैसे ऑरेंज बुक, तो ऑरेंज बुक जो कहा जाता है वह कहा जाता है नीदरलैंड या हॉलैंड की सरकार की रिपोर्ट को, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड्स ब्लू बुक की बात की जाए तो ब्लू बुक है जो कहा जाता है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को, जबकि ग्रीन बुक है जो ग्रीन GREEN यहाँ पे 2 बार ई आ रहा है, एक ईरान और एक इटली, ये दोनों की सरकारी रिपोर्ट को ग्रीन बुक कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वह है 96 फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है जो मनाया जाता है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। जब हम बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तो 25 जनवरी, और 22 मार्च की बात करें तो फ्रेंड्स 22 मार्च का भी काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, विश्व जल दिवस, और 8 मार्च है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, जबकि 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता पुस्तक के लेखक है देवकी नंदन खत्री, इसका राइट आंसर बी होगा देवकी नंदन खत्री। अब देखिए कुछ और पुस्तक हैं जो पूछे जाते हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है जो देवदास और चरित्रहीन, इनके द्वारा रचित पुस्तक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और R.K. नारायण साहब का पुस्तक है जैसे गाइड, मालगुडीज डे, द डार्क रूम, माई डेज, ये सब हैं जो R.K. नारायण की पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। मैं फिर से बोल देता हूँ, गाइड, मालगुडीज डे, द डार्क रूम, माई डेज, ये सब R.K. नारायण की पुस्तक है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो कुरुक्षेत्र और उर्वशी हैं जो इनकी है जो रचना है, और हम बात करें तो उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दी गई थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपने लक्ष्य के तरफ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, 100 क्वेश्चन के लक्ष्य की तरफ। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं और कमेंट कीजिए क्या इस वीडियो में आपको अच्छा लगा और क्या कुछ सुधारने की ज़रूरत है। जब कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और दुनिया का कोई काम ही बिना मोटिवेशन का नहीं होता है। देखिए और इस जो सेट है इसमें यही प्रश्न लिए गए हैं जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कोसी गंगा में मिलती है, तो कोसी जो गंगा में मिलती है वो खगड़िया के निकट मिलती है। और हम बात करें कोसी को तो बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। दूसरी बात करें तो कोसी कहाँ से आती है, इसकी उद्गम स्थल कहाँ है, तो उसकी उद्गम स्थल है गोसाई स्थान नेपाल में, गोसाई स्थान नेपाल, ठीक है। चलिए और इसे बिहार का शोक कहा जाता है, और यह है जो नदी अपने हर साल मार्ग बदलने के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में कहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है वो किशनगंज में होती है, तो इसका राइट आंसर डी होगा किशनगंज। अब लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है? देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात तो केरल में है, ठीक है, केरल में लिंगानुपात है 1084, क्योंकि इस प्रश्न में तो केरल है नहीं, तो केरल नहीं है, तो सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है जिसकी लिंगानुपात है जो 995 है, ठीक है। अब लिंगानुपात होता क्या है, तो लिंगानुपात होता है इसे इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है। सेक्स रेशियो कहने का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 मेल पे उस राज्य में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, इसे ही मतलब बोला जाता है लिंगानुपात। तो टॉप पे कौन है, केरल है, और केरल का जो लिंगानुपात है 1084 है। और ये बात करें सेकंड नंबर पे तो तमिलनाडु है जिसकी लिंगानुपात 995 है। और सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे खराब स्थिति हरियाणा की है, ठीक है। तो मैंने आपको 100 क्वेश्चन आपको अच्छे से करा दिए। इसमें कुछ और क्वेश्चन हो सकता है, जैसे भारत की लिंगानुपात कितनी है, तो भारत की लिंगानुपात है 943 है, क्योंकि बिहार की लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार की लिंगानुपात 918 है, ठीक है। तो मैंने आपको 100 प्रश्न कराए, 100 प्रश्न में लगभग हर प्रश्न में 4 से 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, यानी 400 क्वेश्चंस मैंने आपको कवर कर दिए। देखिए फ्रेंड्स मुश्किल से आपको लगभग 1 घंटे लगे होंगे, 1 घंटे में लगभग अप्रॉक्स 400 क्वेश्चंस का आपका रिवीजन हो गया। तो इस तरह से अन्य वीडियो भी आते रहेंगे,
आगे के सेट में। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से छोटे से रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।